बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुर्रहमान है। जैसे पिछले हमने जो वीडियो के टॉपिक हमने पढ़ा था वो था एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन और उसका मैकेनिज़्म पढ़ा था, यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन देखा था किडनी का। तो आज हम यूरिनरी ट्रैक जो है हमारे पास एक्सक्रीटरी ट्रैक जो है जिसमें हमारे पास जो यूरिन जो है जिन जिन जगह से पास होकर प्रोड्यूस होता है उसके इन्फेक्शन देखेंगे, उनमें क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं। अब यूरिनरी ट्रैक कौन सा वाला है तो वो हम देख लेते हैं। यूरिनरी ट्रैक कौन सा वाला है ये मैंने आप लोगों को बताया था और ये हमने पढ़ा भी था। ये देखें, सबसे पहले किडनी है, किडनी के बाद यूरेटर है, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर है, उसके बाद यूरिथ्रा है, उसके बाद जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें इन्फेक्शन क्या क्या, मसाइल क्या क्या हो सकते हैं, डिजीज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, इसका मतलब ये है कि लोग जो उम्र के साथ साथ बूढ़े होते हैं, जब ह्यूमंस में होता है तो एजिंग प्रोसेस, एज जब बढ़ती है तो उनके किडनी को अफेक्ट करती है मुख्तलिफ तरीक़ों से। जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है ह्यूमंस में वो किडनी को अफेक्ट करता है, उसके फंक्शन को अफेक्ट करता है मुख्तलिफ वेज में। किडनी का जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होते हैं, यूटीआई होते हैं, वो कॉमन हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बनती है तो बीमारियां बंदे को जकड़ लेती हैं। अब यूरोलॉजी क्या चीज़ है, ये वो ब्रांच है मेडिसिन की जो डिजीज़ और एबनॉर्मलिटीज़ जो यूरिनरी ट्रैक में होती हैं ये उनको स्टडी करते हैं, डील करता है। उसके अलावा हमारे पास उनकी ट्रीटमेंट के लिए तो हमारे पास जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है ह्यूमन में वो अफेक्ट करता है किडनी को वेरियस वेज में। और जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो आजकल बहुत कॉमन हो गए। यूरोलॉजी जो है वो ब्रांच है मेडिसिन की जो डिजीज़ एबनॉर्मलिटीज़ होती है यूरिनरी ट्रैक की उनको डील करता है। इसके अलावा उनकी ट्रीटमेंट क्या क्या है वो बताता है। अब हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखते हैं। अब जो मेल्स हैं ना उनको जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है ना वुमेन्स के मुकाबले में कम होते हैं, मतलब कि कंडीशन जो है 50 टाइम्स मोर कॉमन इन वुमेन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो हैं वो 50 टाइम्स ज़्यादा कॉमन होते हैं वुमेन्स में। अब ये क्यों होते हैं, किस वजह से वुमेन्स में ज़्यादा इनका चांस होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस का। अब ये जो हायर रिस्क है वुमेन्स में वो क्योंकि जो फीमेल की जो यूरिथ्रा होता है ना, जहाँ से हमारे पास जो लास्ट पार्ट है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो इसका जो साइज़ होता है ना वो हमारे पास शॉर्ट होता है, मतलब ये शॉर्ट होता है। जो कितना होता है 1.5 इंचज़ होता है, जबकि हमारे पास मेल्स में ये कितना होता है, ये हमारे पास 8 इंचज़ होते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं ना, फेशियल मैटर्स जो होता है जो कि हमारे पास एज ए डाइजेस्टिव जो वेस्ट के तौर पे प्रोड्यूस होता है, तो जो उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो एनल ओपनिंग में जो रह जाते हैं तो वो अक्सर जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं यूरिथ्रा तक और ये जाके यूरिथ्रा को अफेक्ट करते हैं। अब ऑल पार्ट्स जो है यूरिनरी ट्रैक के वो अफेक्ट होते हैं इन्फेक्शन से। यूरिटर्स जो होता है ना उसका एक्सेप्शन है, केस है कि यूरिटर जो होता है ना वो रेयरली अफेक्ट होता है, रेयरली साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है। अब ये जो यूटीआई है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो उनको हम डिफाइन करते हैं कि वो कहाँ कहाँ लोकेशन पर हमको उनकी साइट जो है हम उनको टाइप्स देते हैं। अब यूरिथ्राइटिस जो है ये यूरिथ्रा में जो इन्फेक्शन होता है तो उसे यूरिथ्राइटिस कहेंगे। यूरिनरी ब्लैडर में जो इन्फेक्शन होगा उसे हम सिस्टाइटिस कहेंगे। और जो हमारे पास किडनी में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसे पायलोनेफ्राइटिस कहेंगे, पायलोनेफ्राइटिस। आइटस यहाँ भी आ गया, उसका मतलब होता है डिजीज़। अब मतलब यूरिथ्रा आइटस डिजीज़, यूरिथ्रा का डिजीज़, सिस्ट ब्लैडर आइटस डिजीज़, पायलोन किडनी आइटस नेफ्राइटिस डिजीज़। तो हमने अब जो इन्फेक्शन जो होता है ना जो कि बैक्टीरिया से काज होता है, बैक्टीरिया की वजह से जो मसला हो यूरिथ्रा में हो, यूरिनरी ब्लैडर में हो या किडनी में हो, वो हमारे पास एंटीबायोटिक की मेडिसिन हम लें तो वो क्योर हो जाता है। अब उसको हम बचा किस तरह जा सकता है, प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है, तो हमारे पास हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पिएँ ताकि हमारे जो बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज हैं ना वो फ्लश आउट बाहर निकल जाएँ। पर्सनल हाइजीन को अपनी अच्छी रखें, खाना पीना अच्छा रखें, तो इस तरह हम यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अब हम देख लेते हैं वो कौन कौन से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं और किस किस बैक्टीरिया से होते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो हैं जो कॉमन एक बैक्टीरिया से होते हैं वो है ई कॉली। इसके अलावा यूरिथ्राइटिस और ये जो गोनोरोहोया जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है।
यह गोनोरहोइया से होता है। इसके अलावा हमारे पास जो सिफाइलिस है, ये भी एक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। ये टी प्लेडियम जो है ये भी एक बैक्टीरिया की टाइप है, ये इससे होता है। अब हम देख लेते हैं किडनी स्टोन्स क्या चीज़ें होती हैं। स्टोन तो हमें पता है वो हार्ड चीज़ होती है। इसके अलावा ये जो किडनी स्टोन होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। अब क्रिस्टलाइन होते हैं और ये मिनरल बेस्ड होते हैं, मतलब या तो कैल्शियम के होंगे या किसी और चीज़ के, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन तरह की चीज़ों से बने होते हैं। अब ये जो होते हैं ये स्टिक कर जाते हैं, पेबल्स बना देते हैं किडनी में। पेबल्स क्या, पत्थर की तरह ये किडनी में स्टिक कर जाएं, मतलब किडनी के फ्लो को, जो उसकी ट्यूब्स हैं वहाँ के फ्लो को रोक दें, ये एक जगह पे रास्ता ब्लॉक कर दें यूरिन का, तो तब ये हमारे पास किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। ये एज स्मॉल एज, ये ग्रेन ऑफ सैंड के जैसे भी स्मॉल होते हैं। इसके अलावा गोल्फ बॉल की तरह भी लार्ज बन सकते हैं। ये हमारे पास या तो किडनी के अंदर स्टे करते हैं या आउट ऑफ द बॉडी मूव कर जाते हैं थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट। अब किसी के जो बॉडी है उसके अंदर अगर किडनी स्टोन बना है तो उसे हम नेफ्रोलिथाइसिस कहेंगे। नेफ्रोलिथियसिस, ये हमारे पास कंडीशन होती है, ऐसे हम कहते हैं। अब किडनी स्टोन के कॉजेज़ क्या हैं, किस किस चीज़ से किडनी स्टोन कॉज होता है? जब बॉडी में कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिया। अब जब हाई कैल्शियम लेवल होता है तो यूरिन में भी कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पास अगर कैल्शियम लेवल ब्लड में ज़्यादा हो तो उसे हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। अगर यूरिन में ज़्यादा हो तो उसे हम हाइपर कैलक्यूरिया कहते हैं। अगर हमारे पास यूरिन में ऑक्जेलेट लेवल बढ़ जाए तो उसे हम हाइपर ऑक्जेल्यूरिया कहते हैं। हाइपर कैलक्यूरिया जो है या हाइपर ऑक्जेल्यूरिया जो है ये हमारे पास कॉज करते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है, ये एक टाइप है किडनी स्टोन की, जो कि 70% जो पेशेंट्स होते हैं ना किडनी स्टोन के उनके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हमारे पास जो हाइपर यूरिकीमिया जो है, हाइपर यूरिकीमिया का क्या मतलब है कि हाई यूरिक एसिड ईमिया, ब्लड में यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन बढ़ जाए तो हमारे पास यूरिक एसिड टाइप का किडनी स्टोन बन जाता है, जो 10% जो है किडनी स्टोन के पेशेंट में होता है। अगर हमारे पास इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से किडनी स्टोन कॉज होता है, अगर सिस्टीन या फॉस्फेट्स की यूरिन में कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो इसकी वजह से भी किडनी स्टोन हो सकता है। अब ये और किस वजह से हो सकता है? अगर कोई बंदा प्यास पानी ना पिए, डिहाइड्रेशन हो जाए, कॉन्टीन्यूअस स्टेट हो, बार बार डिहाइड्रेशन हो, ये भी किडनी स्टोन के चांसेस को बढ़ा देती है। अब हम देखते हैं हम ट्रीटमेंट क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट है एक्स्ट्रा कॉर्पोरिलियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब इसका क्या मतलब है? एक्स्ट्रा को देख लेना, एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड, एक्स्ट्रा बाहर की चीज़ ही होती है ना। कॉर्पोरिलियल बॉडी, इसे हम बॉडी कहते हैं। शॉक वेव जो होता है इधर हम साउंड लेंगे, साउंड वेव लेंगे। लिथो स्टोन, ट्रिप्सी ब्रेक डाउन। एक्स्ट्रा कॉर्पोरिलियल शॉक वेव मतलब साउंड वेव देंगे बॉडी के बाहर से और हम स्टोन को ब्रेक करेंगे, ESWL। ये एक मेथड है इसको ट्रीटमेंट का। उसके अलावा दूसरा जो मेथड है वो है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, पर अंडर क्यूटेनियस स्किन नेफ्रो किडनी। अब लिथो जो हम स्टोन के लिए करते हैं, ट्रिप्सी ब्रेक या तोड़ने के लिए, ये PCNL है, ESWL PCNL। ये कॉमन मेथड हैं किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट में। ESWL में हमने क्या देखा, एक लिथोट्रिप्सर होता है, वो जनरेट कराता है शॉक वेव आउटसाइड द पेशेंट बॉडी। अब ये फोकस करता है स्टोन को, उसे ब्रेक कर देता है स्मॉल पीसेज में। अब ये जो पीसेज हैं यूरेथ्रा के जरिए हमारे पास बाहर आते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये स्टोन है। जब हमने एक्स्ट्रा कॉर्पोरिलियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी दी है तो हमारे पास ये स्टोन है, इधर रीनल पेल्विक स्टोन है, अपर यूरेटर स्टोन, ये 3 टाइप ऑफ स्टोन फॉर्म होते हैं। अगर हमारे पास स्टोन, ये हम जो ऊपर वाला केस पढ़ा था ना, ESWL, हमारे पास स्मॉल स्टोन के लिए था। अगर हमारे पास स्टोन की लार्ज हो जाए, PCNL जो है मतलब स्किन के अंदर हम उसको तोड़ते हैं स्टोन को, ये प्रेफर्ड हो गया। पेशेंट होता है उसकी बैक से हम एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं किडनी तक कि ट्रैक बन सके।
एक हम साथ माइक्रोस्कोप वो भी लगा होता है, कैमरा भी लगा होता है जो देखता है कि स्टोन कहाँ पे है किडनी के। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट हम इंसर्ट करते हैं इसके साथ साथ, ताकि इसकी अल्ट्रासाउंड्स या अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं, इनसे हमारे पास स्टोन को तोड़ा जाता है। साथ साथ देखते स्कोप के ज़रिए से हम स्टोन को देख रहे होते हैं, तो हमारे पास उसको ग्रास्प किया जाता है स्टोन को किसी चीज़ के ज़रिए से। ये जो हमने इसके अंदर इक्विपमेंट डाला है, तो हमारे पास इसके ज़रिए से हम इसे ग्रास्प करते हैं, उसके बाद उसे पुल किया जाता है आउट ऑफ द किडनी। इसके लिए ओपन सर्जरी जो है इतनी ज़रूरी नहीं होती। अगर हमारे पास लार्ज स्टोन हो, ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो, फिर हमारे पास ओपन सर्जरी होती है। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा किडनी स्टोन कैल्शियम लेवल बढ़ जाए, किससे? कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ जाए तो हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम यूरिन में बढ़ जाता है हाइपर कैल्सियूरिया। ऑक्सलेट लेवल यूरिन में बढ़ जाए तो हाइपर ऑक्सलूरिया। अब ये जो है ये कैल्शियम ऑक्सलेट का टाइप ऑफ किडनी स्टोन आते हैं जो 70% किडनी पेशेंट्स में होता है। अगर यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन ब्लड में बढ़ जाए तो यूरिक एसिड टाइप ऑफ स्टोन बन जाता है। सिस्टीन और फॉस्फेट की यूरिन में बढ़ जाए तो वो भी किडनी स्टोन कॉज करते हैं, डिहाइड्रेशन भी कॉज करते हैं। एक तो हमारे पास बाहर से हम शॉक वेव्स देते हैं, ESWL में हम शॉक वेव्स देते हैं तो उसे टूट जाता है हमारे पास स्टोन, तो उसे हम यूरेथ्रा के जरिए बाहर आ जाता है। PCNL में एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं जो कि हमारे पास उसके अलावा उसके इक्विपमेंट्स डालते हैं जो कि उसको ग्रास्प करता है और उसको पुल निकाल लेता है। इसके लिए कोई ओपन सर्जरी नहीं होती, मतलब अगर हमारे पास लार्ज स्टोन हो फिर ओपन सर्जरी की जाती है। अब देख लेते हैं किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर जो होता है ये टेम्परेरी भी होता है और परमानेंट भी होता है। अगर किडनी जो है अपना फंक्शन प्रॉपरली ना करे, उसका जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है किडनी का, तो अगर वो ना करे तो उसे हम किडनी फेलियर कहते हैं। क्रोनिक रीनल फेलियर का मतलब है किडनी जो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बंद हो जाए, फेल हो जाए, काम ही ना करे, तो हमारे पे इरिवर्सिबल डिटोरिएशन रीनल फंक्शन, उसको हम फिर से रिवर्सिबल काम को जारी नहीं रख सकते। ये एक ग्रेजुअल स्लोली प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव है और हमारे पास पीरियड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ये ठीक होने में। क्रोनिक रीनल फेलियर जो लॉन्ग पीरियड के लिए इरिवर्सिबल होता है या रिवर्सिबल भी हो सकता है। ये हमारे पास किस किस चीज़ से हो जाता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अगर रीनल पेल्विस में हो जाएं या सराउंडिंग टिश्यूज़ में हो जाएं, नेफ्राइटिस में हो जाए, नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन हो जाए, ग्लूमेराई में हो जाए, डैमेज हो जाए किडनी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, डायबिटीज़ मिलिटस हो जाए, तो इसकी वजह से क्रोनिक रीनल फेलियर होता है। एक्यूट किस वजह से होता है? अगर हेमरेज हो जाए, चोट लग जाए ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, या वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, अगर एक्सेस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन और यूरेसिस हो, या स्वेटिंग हो, या यूरेटर या ब्लैडर या यूरेथ्रा जो है ब्लॉक हो जाए किडनी स्टोन की वजह से, या नेफ्रॉन की सिवियर जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो, तो हमारे पास एक्यूट रीनल फेलियर होता है। अभी आगे हम इंशाल्लाह डायलिसिस पढ़ेंगे और उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो डायलिसिस है वो क्या चीज़ होती है? डायलिसिस हमारे पास हम ब्लड को साफ करने के लिए ना डायलिसिस ये वाला मैकेनिज्म करते हैं। अब इधर भी बताया गया है वो प्रोसीजर जो कि फ़िल्टर करे ब्लड्स में जो टॉक्सिन और वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट हैं आर्टिफिशियल मेथड में, मतलब कि हम मैकेनिज्म, हम कोई डिवाइस यूज़ करें, हम कोई मशीनरी यूज़ के जरिए जिसके जरिए ब्लड को क्लीन किया जा रहा है। जब हमारे पास किडनी जो है अपना वर्क परफॉर्म ना करें, या तो किडनी टेम्परेरी फेलियर का शिकार हो, या हमारे पास और प्रॉब्लम किडनी स्टोन्स की वजह से किडनी अपना वर्क प्रॉपरली ना कर रही हो, तो उसे हम रीनल डायलिसिस, तो हमारे पास जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है ब्लड को क्लीन करने के लिए वो रीनल डायलिसिस होता है। ये उसी तरह वर्क करता है जिस तरह हमारे पास किडनी वर्क करती है, मगर ये इतना इफेक्टिव नहीं होता जिस तरह किडनी होती है, ना इतना एफिशिएंट होता है जितना नॉर्मल प्रोसेसेस जो किडनी के होते हैं वो होते हैं। अब दो तरह से हम रीनल डायलिसिस, मतलब कि किडनी को साफ किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है ब्लड को। एक है हीमोडायलिसिस, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हम सबसे पहले हीमोडायलिसिस पढ़ेंगे। अब ये जो हीमोडायलिसिस होता है ना, इसमें सारा ब्लड जो होता है ना बाहर की तरफ आता है, मशीनरी की तरफ आता है। ये जो होता है वेस्ट को रिमूव करता है और वाटर को रिमूव करता है,
सर्कुलेटिंग ब्लड आउटसाइड द बॉडी, मतलब कि ब्लड को आउटसाइड, ब्लड पूरा आउटसाइड आता है ह्यूमन का। किसके ज़रिए से आता है? एक्सटर्नल फिल्टर होता है उस मशीनरी में, उस फिल्टर को मतलब जो डायलाइज़र होता है ना, फ्रेश डायलाइज़र, उसकी मदद से ब्लड को क्लीन किया जाता है। अब जो डायलाइज़र है या डायलिसिस मेम्ब्रेन है, ये जो डायलाइज़र है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ट्यूब्स होती हैं इसकी, ये आप देख सकते हैं डायलिसिस मेम्ब्रेन है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले एक बंदा है, उसको एक कैथेटर है, एक मतलब कनोला जो है वो इंसर्ट किया जाता है उसकी ब्लड वेसल में, यूजुअली उसके आर्म में किया जाता है। उसके अलावा इधर से ब्लड जो होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन होती है किधर तक, ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो एक्सटर्नली मशीन के पास जाता है ब्लड सारा, जो कि हमारे जिसमें हमारे पास वेस्ट होता है रिमूव होता है, जो ब्लड जो क्लीन हो जाता है वो दोबारा से बॉडी में रिटर्न हो जाता है सेकंड कैथेटर, दूसरी कनोले के ज़रिए। 2 कनोले लगाए जाते हैं, आप देख सकते हैं, एक से आ रहा है, एक से वापस जा रहा है। ह्यूमोलिसिस मशीन जो है, डायलिसिस मशीन है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो एक हमारे पास ब्लड पंप लगा होता है, हमने खींचना है ब्लड को, खुद ब खुद तो नहीं आएगा ना, एक पंप लगा होता है। और दूसरा हमारे पास एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें हमारे पास नेटवर्क होती हैं ट्यूब्स की, जो हमारे पास सेलोफेन मेम्ब्रेन होता है ना, उसकी बनी होती हैं, जिसे हम डायलाइज़र भी कहते हैं। तो अब क्या होता है, जो ब्लड जो होता है मूव करता है इन ट्यूब्स की डायलाइज़र में फ्रॉम द टॉप थ्रू द ब्लड पंप, ब्लड पंप से आएगा, फिर यहाँ से डायलाइज़र में इंटर होगा। आप ये देख सकते हैं डायलाइज़र में इंटर हुआ, जब पूरा सर्कुलेट कर लेगा ना, देखिए नीचे से हमारे पास ब्लड वापस जा रहा है, रिटर्न हो जाएगा, लीव कर देगा अनदर वेन बैक टू द बॉडी। उसके बाद एक और हमारे पास ट्यूब सी होती है जो कि वापस इसे लेके जाती है बैक बॉडी, वापस बॉडी के पास। जो डायलिसिस फ्लूइड होता है, अब डायलिसिस फ्लूइड की बात कर लेते हैं। ये हमने देख लिया कि यहाँ से आता है, एक वेन से आता है, उसके बाद डायलिसिस मेम्ब्रेन में जाता है, उसके बाद ब्लड वापस चला जाता है। अब डायलिसिस फ्लूइड जो है वो बॉटम में दरमियान से जो है वो डायलिसिस फ्लूइड जो है वो हम उसमें डालते हैं डायलिसिस मेम्ब्रेन में, मशीन में बॉटम से। जब वो पूरे मेम्ब्रेनियस ट्यूब में सर्कुलेट कर लेता है, वो मशीन को छोड़ देता है टॉप से, ऊपर से मशीन से जो यूज डायलिसिस फ्लूइड है ना वो होता है। अब जो डायलिसेट है, जो डायलिसिस फ्लूइड है, वो हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन्हें अपने साथ सामने अट्रैक्ट कर लेता है, वो सब्सटेंसेस या मिनरल्स जो वेस्ट होते हैं उन्हें अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है। इसके अलावा ये अब्जॉर्ब कर लेता है वेस्ट मटेरियल्स को, जो फ्रेश होता है ना वो वापस चला जाता है। ये ब्लड है, ये डायलिसेट है, डायलिसिस एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लड में से। अब ये ब्लड आगे मूव करेगा, इसके दरमियान डायलिसेट है, इसी तरह वो एब्जॉर्ब करता रहेगा। इसके अलावा ये देखें आप, बबल ट्रैप भी लगा, वो इस वजह से लगा हुआ है कि ब्लड जो है उसमें कोई बबल्स ना बने, ये जिस तरह आया उस तरह से उसी प्रेशर से ये वापस चला जाए। अगर इस तरह ना हो तो बड़ा मसला बन सकता है। इसके अलावा हम कंप्रेस्ड एयर और कार्बन डाइऑक्साइड भी रहते हैं, ताकि डायलिसेट जो है उसका कंडीशन दी जाती है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर भी दिया जाता है। अब जो दूसरा मेथड है ब्लड को क्लीन करने का वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियम क्या चीज़ है? ये एक मेम्ब्रेन है। तो हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है ये हम देख लेते हैं पहले डायग्राम में। तो हमें दिखाया गया है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन दिखाया गया है, और हमारे पास ये फ्लूइड प्लस वाटर ड्रेन्ड आउट ये बताया गया। अब इंशाल्लाह हम करेंगे मूवमेंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम कैपिलरीज से पेरिटोनियल कैविटी। तो हमारे पास ये होता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में एक नेचुरल मेम्ब्रेन बॉडी के अंदर पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है पेरिटोनियम कैविटी, ये प्रेजेंट होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी को सराउंड कर रहा होता है। 2 ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम सर्जिकली इंसर्ट करते हैं एब्डोमिनल कैविटी में,
जो इंटरेस्ट होती है, डायलिसेट इंटर होता है और लीव करता है। जब सर्कुलेशन होती है बॉडी के अंदर, तो ब्लड जब पास करता है कैपिलरीज में पेरिटोनियम की, अब जब ब्लड पास करेगा तो यहाँ पे हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल फॉर्म होगा, और ये जो टॉक्सिक मटेरियल है ये डायलिसेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, फिर एक और ट्यूब से हम इसे वापस निकाल देंगे बाहर। मतलब ये नेचुरली प्रोसेस होती है, और ये हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। अब हम देख लेते हैं किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसेस किस तरह हम किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, नई किडनी लगा सकते हैं, और इससे प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते हैं। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, मतलब सर्जरी के ज़रिए से होता है। प्लेसिंग अ फुली फंक्शनिंग किडनी इनटू अ पर्सन, प्लेस करते हैं एक फुली जो फंक्शनड किडनी होती है, मतलब जो काम कर रही होती है उस पर्सन में, उस बंदे में, जिसके अंदर जो है वो है क्रॉनिक, मतलब कि लॉन्ग टर्म किडनी का डिफेक्ट है, किडनी फेलियर है, मतलब वो ठीक नहीं हो सकता उसकी जो अपनी किडनी है। प्रिंसिपल किस तरह होता है, किडनी सेल्स जो होते हैं, किडनी का जो ग्राफ्ट होता है टेकन फ्रॉम अ डिसीव्ड डोनर, जो बंदा डोनर जो डोनेट कर रहा है उधर से किडनी ली जाती है, या उस बंदे से रिलेटेड या अनरिलेटेड किसी और पर्सन थे। जो ब्लड ग्रुप कंपेबिलिटी है ना वो बहुत ज़रूरी है, मतलब कि ब्लड ग्रुप जो डोनर और रिसिपिएंट है ना किडनी ट्रांसप्लांट में, उनका सेम होना ज़रूरी है। अब हम डोनर की जो किडनी है उस बेस पे भी ल्यूकोसाइट एंटीजन मैचिंग जो होती है ना उस पे भी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ग्राफ्ट को ना, जो ग्राफ्ट सेल्स होते हैं किडनी के, उनको सर्वाइवर करती है। ये भी बात है कि जो बंदा है वो एक किडनी के साथ रह सकता है। किडनी ग्राफ्ट को हम किडनी को लेते हैं एक डोनर से, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, एक हमारे पास उसका ब्लड ग्रुप मैच होना ज़रूरी है, और एक ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस जो होते हैं वो मैच होने ज़रूरी हैं। मसले क्या क्या आते हैं, दो मसले आ सकते हैं। एक हमारे पास रिजेक्ट हो जाए, अगर दूसरे के ब्लड में जाके किडनी रिजेक्ट हो जाए, या हमारे पास जो साइक्लोस्पोरिन है वो जो है उसका टॉक्सिक इफेक्ट हो, ये जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम स्टीरॉइड्स दें, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, या इस तरह की मेडिसिन खाएं साइक्लोस्पोरिन, अगर, क्योंकि वो स्प्रेसर हैं इम्यून सिस्टम के, ताकि हमारे पास किडनी को रिजेक्शन ना की जाए। अगर कोई बंदा छोड़ दे मेडिसिन खाना तो रिजेक्शन हो सकती है। ये कब होती है, 10 से 15 साल, जब ट्रांसप्लांट कराया है उसके 10 से 15 साल बाद तक रिजेक्शन हो सकती है। थर्मोरेगुलेशन देखते हैं, थर्मोरेगुलेशन हम बाद में पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।